हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से हाजिर है ऑडियो आर्टिकल का एक और नया एपिसोड और मैं आतिफा। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा समलैंगिक विवाह के नैतिक और अनैतिक पक्ष पर। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख ऑन सेम सेक्स मैरिज सम ऑफ अस डोंट वांट टू मैरी और द ट्रिब्यून में छपी खबर सेम सेक्स मैरिजेस वायलेट सोसाइटल मोरालिटी गवर्नमेंट टू एससी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 2 दशक पहले समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह अधिकार को सबसे पहले नीदरलैंड्स में 1 अप्रैल 2001 को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद अब तक समलैंगिक विवाह को संसार के कुल 34 देशों ने कानूनी मंजूरी दे दी है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, कोस्टा रिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ताइवान आदि जैसे देश प्रमुख हैं। वैसे तो ये सभी देश एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका आदि जैसे महादेशों में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें एक मुख्य समानता धर्म की है। ये सभी देश बहुसंख्यक रूप से ईसाई मतावलंबी हैं। एक ताइवान को छोड़कर जिसका राज्य धर्म बौद्ध और ताओ धर्म है, बाकी सभी राष्ट्र ईसाई मत के हैं। दरअसल यहाँ धर्म की चर्चा पर महत्व इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम नैतिकता की चर्चा कर सकें। धर्म और पंथ का नैतिकता से कोई स्पष्ट सरोकार तो नहीं, लेकिन कई बार कानूनी और संवैधानिक चर्चाओं में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है और समलैंगिक विवाह में भी ये केंद्रीय है। भारत में भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए या नहीं, इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने इसे नैतिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। अलग अलग संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट को आग्रह कर रही हैं कि इस विवाह को मान्यता नहीं दी जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और सभी को फैसले का इंतजार है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नैतिकता के प्राकृतिक कानून सिद्धांत और समलैंगिकता के बीच हम कैसे संवाद कर सकते हैं। तो आमतौर पर नैतिकता के प्राकृतिक कानून सिद्धांत में यह मान्यता रही है कि मानव विधायिका के बनाए कानूनों की जगह कुछ सामान्य जन्मजात कानून से शासित होते हैं। इंसानी समझ की कई बेहतर धारणाएं जैसे जीवन और स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना, ज्ञान और सत्य, समाज, मित्रता, ये सभी मानव और उसकी बनाई सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन ईसाई विचारक थॉमस एक्विनॉस के अनुसार हमें इन सभी बेहतरीन धारणाओं को सहेजकर उनका विस्तार करना चाहिए। यही वजह है कि 16वीं सदी तक सभ्यता के नए नियामक सामने आए और साम्राज्यवाद की तार्किकता सुदृढ़ हुई। इतिहास के विद्यार्थी भली भांति जानते हैं कि ईसाई मिशनरी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने भारत पर उनके औपनिवेशिक आधिपत्य को सभ्यता के नियामकों से ही वैध ठहराया था। तो जब भी कोई ऐसा नया सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है जिसे हम सभ्यता के लिए हानिकारक मानते हैं, हम उसे नैतिकता के आईने में देखना शुरू कर देते हैं। थॉमस एक्विनॉस के नैतिकता के प्राकृतिक कानून सिद्धांत की केंद्रीयता ये है कि प्रत्येक वस्तु या प्रजाति के जीवन की अपनी निहित प्रकृति और विशिष्ट व्यवहार होता है। जैसे आग जला सकती है और पानी भिगो सकता है, लेकिन क्या आग भिगो सकती है और पानी जला सकता है? नहीं। तो इसी तर्ज पर अलग अलग धर्म और मतों में मर्द और औरत में निहित प्रकृति को घेरा गया है। इसमें उनके बीच बनने वाले शारीरिक संबंध भी शामिल हैं और इस लीक से हटकर किए गए किसी भी व्यवहार को अप्राकृतिक या अननेचुरल माना गया है। तो क्या समलैंगिक विवाह वाकई अप्राकृतिक है? क्या ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है? चलिए इसको समझते हैं। दरअसल रोमन साम्राज्य में समलैंगिक विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं। सेम सेक्स विवाह का पहला प्रदर्शन बाल सम्राट इलागाबस और उनके रथ चालक हिरोक्लेस के बीच हुआ था। इसके अलावा रोमन सम्राट नीरो से तो सभी परिचित होंगे। नीरो ने अलग अलग मौकों पर 2 पुरुषों से शादी की थी। पहला पाइथागोरस था जिसके साथ नीरो दुल्हन थी। बाद में उन्होंने एक युवा लड़के स्पोरस से शादी की और यहाँ दूल्हे की भूमिका निभाई। ये विवाह सभी रिवाजों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में किए गए थे। अब अगर भारत की तरफ लौटे तो आप में से सभी राजा भागीरथी से तो परिचित होंगे ही। हाँ, वही भागीरथी जिन्हें गंगा को धरती पर उतार लाने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल कृत्तिवास रामायण और पद्म पुराण से ये पता चलता है कि भागीरथी को
दो रानियों के प्रेम ने जन्म दिया था। हिंदू परंपरा में लैंगिक द्रव्यता या जेंडर फ्लूइडिटी के कई उदाहरण हैं, वो चाहे अर्धनारीश्वर हो या फिर उभयलिंगी लक्ष्मी नारायण हो। भागवत पुराण में समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु का मोहिनी बन के अवतरित होने की कहानी को तो हम सभी जानते हैं। महाभारत में वो चाहे शिखंडी अम्बा का उदाहरण हो या अर्जुन का बृहन्नला बनना हो, लैंगिक द्रव्यता और उसकी आम स्वीकृति धार्मिक परंपराओं में आम बात है। कामसूत्र ने तृतीय प्रकृति नाम से मर्द और औरत के अलावा एक तीसरे सेक्स की पहचान की है। इसी तरह स्वर्णी नाम से महिलाओं की ऐसी अस्मिता भी पहचानी गई है जो शारीरिक संबंधों को प्राकृतिक नियमों में नहीं बंधने दिया करती थी। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भी कई तरह की लैंगिक तरजीहों के बारे में लिखा है। समलैंगिक संबंधों को लेकर प्राचीन भारत में रहे खुलेपन का अनुमान केवल खजुराहो और कोणार्क के मंदिर को देखकर लगाया जा सकता है। तो अब इसमें सवाल है कि समलैंगिकता आज के समाज में हाशिए पर क्यों है और इसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक की बाइनरी में रखकर नैतिकता के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। दरअसल मध्यकालीन भारत तक समलैंगिकता को नैतिकता और वैधानिकता के ढांचे में लाया जा चुका था। मुगल साम्राज्य के समय फतवाए आलमगीरी में समलैंगिकता के लिए दंड का एक सामान्य पहलू बनाया गया, जिसमें एक दास के लिए 50 कोड़े, एक मुक्त काफिर के लिए 100 या एक मुस्लिम के लिए पत्थर मारकर मौत शामिल थी। ऐसा तब था जब अपने से कम उम्र बालकों के साथ सेक्स का प्रचलन था, लेकिन इसे अक्सर शुद्ध प्रेम माना जाता था। उदाहरण के लिए बाबर ने बाबरनामा में अपने एक बालक गुलाम बाबरी अंदिजानी का नाम कई बार लिया है। अब बात पुर्तगाली साम्राज्य की करें तो पुर्तगाली साम्राज्य के अधिकांश अस्तित्व में समलैंगिकता की मनाही थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही पुर्तगाली क्राउन और कैथोलिक गोवा इंक्विजिशन के न्यायिक रिकॉर्ड से ऐसा पता चलता है। ब्रिटिश राज में फतवा आलमगीरी में निर्धारित आपराधिक मानदंडों को हटाकर भारतीय दंड संहिता 1862 की धारा 377 के साथ समलैंगिकता के कानून को सामने लाया गया था। कानून में कहा गया कि कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के नियमों के खिलाफ यौन संबंध रखता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। कानून का मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, जो ब्रिटेन में पहले से मौजूद एंटी सोडोमी कानूनों पर आधारित था। अब यहाँ बात आती है एथिक्स और मोरालिटी की। तो अब तक कई उदाहरणों से आप ये जान चुके होंगे कि नेचुरल लॉ के प्रणेताओं से इतर प्राकृतिक और अप्राकृतिक की धारणा कई बार मानव निर्मित होती है। चूंकि विक्टोरियन मोरालिटी से प्रेरित ब्रिटिश कानून ने ऑर्डर ऑफ द नेचर की बात जोरों से उठाई, तो कानूनी तौर पर यह मान लिया गया कि दो मर्दों या दो औरतों या किसी तीसरे जेंडर के बीच बनने वाले शारीरिक संबंध अप्राकृतिक ही होंगे। अब विक्टोरियन मोरालिटी के बारे में भी चलिए थोड़ा जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिडिल क्लास के बीच सही और गलत की बड़ी स्पष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं उभरी। इनमें दास प्रथा का उन्मूलन, वेश्यावृत्ति का उन्मूलन या कानूनी शिकंजे से उसका रेगुलेशन और समलैंगिकता पर प्रतिबंध जैसे विकास हुए। हाँ, ये और बात थी कि अपने समाज में दासता पर प्रतिबंध लगाने वाला ब्रिटिश राज कई और उपनिवेशों में इसके प्रचलन को बढ़ावा देता रहा था। इसी का नतीजा था कि भारत में भी कई कानून बने जिनसे सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, शारदा एक्ट आदि जैसे सुधार हुए। लेकिन इन सामाजिक सुधारों को इस नजरिए से भी देखना होगा कि इनके पीछे की सांस्कृतिक धारणा स्पष्ट रूप से मानवीय नैतिकता की एक परिभाषा पर आधारित थी। तो ऑर्डर ऑफ द नेचर के जुमले ने अच्छे और बुरे, मान्य और अमान्य, प्राकृतिक और अप्राकृतिक के जैसे स्पष्ट विभाजन को बनाया और उससे समलैंगिक संबंधों की सदियों से चली आ रही स्वीकृति 19वीं सदी में संदिग्ध हो गई। उसे अनैतिक माना जाने लगा। इसका असर इतना गहरा है कि महात्मा गांधी की एक जीवनी को भारत में बस इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें गांधी के समलैंगिक होने के संकेत मिलते हैं। यहाँ हम जोसेफ लेलीवेल की लिखी ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गांधी और दक्षिण अफ्रीका में उनके जर्मन सहयोगी हरमन कलेम्बाक के बीच समलैंगिक संबंधों की ओर संकेत किया गया है। चलिए इस सब के बाद अब हम नैतिकता के दूसरे छोर पर चलते हैं। वो धर्म, मत या परंपरा से इतर संविधान सम्मत है या नहीं, इस पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जब हम सेम सेक्स या सेम जेंडर विवाह पर चर्चा कर रहे हैं तो इसके पहले समकालीन भारत में कई समलैंगिक युगल विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। चलिए आपको कुछ उदाहरण देते हैं।
1987 में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत दो महिलाओं ने एक दूसरे से विवाह कर लिया था। उनके नाम लीला नामदेव और उर्मिला श्रीवास्तव थे। पुलिस विभाग ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद अंग्रेजी और प्रादेशिक अखबारों ने ऐसी खबरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इन खबरों में एक आम सूत्र समलैंगिक जोड़ों का साथ में आत्महत्या करना भी बना। केवल केरल में 1992 और 2000 के बीच कुल 15 ऐसे समलैंगिक जोड़ों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। इनमें से 13 महिला युगल थी और 2 पुरुष। कारण बस एक था कि इनके परिवारों ने इनका विवाह किसी और के साथ यानी नेचुरल तरीके से करवाना चाहा था। अब यहाँ सवाल आया संवैधानिक नैतिकता का। एक नागरिक को संविधान से मिलने वाले मूलभूत अधिकारों की रक्षा किसे करनी चाहिए? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज समलैंगिक विवाह का मुद्दा घूम रहा है। दरअसल संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा और एक परिवर्तनकारी संविधान के विचार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के नवतेज सिंह जौहर मामले में जोर दिया था। ये सामाजिक प्रतिबंधों और सामाजिक नैतिकता पर आधारित पारंपरिक धारणाओं पर व्यक्तियों की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण था। मिथक या सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर किसी भी राज्य का कोई भी सार्वजनिक नीति निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसे निर्णय केवल अनुभवजन्य और संवैधानिक मानदंडों पर आधारित होने चाहिए। दरअसल सरकार का विषम लैंगिक ढांचा यौन संबंधों को एक उपयोगितावादी गतिविधि के रूप में मानता है जो यौन प्रजनन की ओर ले जाता है और किसी भी गैर अनुरूपता को अनैतिक या मौजूदा सामाजिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया जाता है। ये समझ न केवल उन लोगों के एक समूह को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करती है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, बल्कि सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर उनके खिलाफ शत्रुता को भी मजबूत करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 समानता खंड की स्थापना करते हैं। ये पुष्टि करते हुए कि राज्य कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं करेगा और राज्य धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 2014 के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी और घोषित किया कि समुदाय के सदस्य समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और गैर भेदभाव के अधिकार यानी अनुच्छेद 15 के पात्र हैं। नवतेज सिंह जौहर मामले में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने अनुच्छेद 15 के तहत सेक्स शब्द की व्याख्या यौन अभिविन्यास की अवधारणा को शामिल करते हुए की। निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न तो राज्य और न ही विषम लैंगिकता की सामाजिक धारणा किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के आधार पर संवैधानिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या विनियमित करती है। समान लिंग विवाहों पर भारत सरकार का विरोध राज्य के वैध हित को पूरा करने के लिए एक वैध वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। सरकार एक समान नागरिक संहिता लाने की इच्छुक है और इसी कारण समान लिंग विवाहों की कानूनी मान्यता का विरोध करने के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों में जटिलताओं का हवाला देती दिखाई दे रही है। चूंकि ट्रांसजेंडर और समलैंगिक पहचान पहले से ही संवैधानिक मानदंडों द्वारा संरक्षित है, इसलिए उन्हें कानूनी मान्यता देने का विरोध सांस्कृतिक धारणाओं के आधार पर उनके प्रति व्यक्तिपरक नापसंदी को दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि समलैंगिकता को लेकर सांस्कृतिक मान्यता का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर समस्या क्या है? दरअसल समस्या भारत की पारंपरिक विविधता से जुड़ी हुई है। जिन 34 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दी है, उन्हें मतों की विविधता का ध्यान नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वो सभी स्टेट रिलीजन जैसी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन भारत जैसे सेक्युलर राष्ट्र, और वो भी जहां सेक्युलर का मतलब सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं की समानता हो, उसमें कोई एक कदम उठाना संभव नहीं हो पाता। मिसाल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी फतवा आलमगीरी को पर्सनल लॉ के मामलों में इस्तेमाल करता है, जिसका जिक्र हमने ही किया है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होगा कि किसी मुस्लिम नागरिक के लिए समलैंगिक विवाह के मानदंड कैसे तय होंगे और इससे जुड़े मसलों को किस रूप में देखा जाए। आखिर में हम याद दिलाते चलें कि हम समलैंगिक विवाह को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक या केवल संवैधानिक नैतिकता के मानदंडों पर नहीं देख सकते। हमें इन्हें एक संतुलन की ओर ले जाना होगा। अगर उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाह की मंजूरी दे देता है और वृहद समाज इसके लिए तैयार नहीं होता, तो घर्षण की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक लोकतांत्रिक राज्य संवाद से काम ले सकता है, न कि नागरिकों के बीच तनाव से। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका के उठाए कदमों के साथ विधायिका को भी कदम मिलाकर चलना होगा और तभी सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
सवाल है, भारतीय समाज में समलैंगिकता को अनैतिक मानने के क्या कारण हैं? परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।